कक्षा 7 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम अपने विज्ञान के कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में 14वीं इकाई पढ़ रहे हैं और 14वीं इकाई में ध्वनि के क्लास में पिछले लेक्चर में हमने प्रबलता, तारत्व, कंपन कैसे किसे कहते हैं, तरंग किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि के प्रकार। ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। ध्वनि का जो विभाजन है, प्रकार है, वह उनके कुछ लक्षणों के आधार पर करते हैं। जैसे प्रबलता के आधार पे, तारत्व के आधार पे, गुणता के आधार पे। और अगर आवृत्ति की बात करें तो इस आधार पे ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं: अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो इन आधारों पर हम ध्वनि का अगर अभिलक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो भी 3 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, और आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तब भी ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। जैसे प्रबल ध्वनि और मंद ध्वनि। ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रबल है या मंद है। जो प्रबलता का गुण है वह व्यक्त करता है कि ध्वनि कैसी है, प्रबल है या मंद है। जैसे कागज़ पलटने से ध्वनि उत्पन्न होती है वह बहुत मंद होती है, और जो लाउड स्पीकर से ध्वनि उत्पन्न होती है वह बादलों की गड़गड़ाहट होती है, वह बहुत तेज सुनाई देती है, अर्थात वह प्रबल ध्वनि होती है। मोटी या पतली ध्वनि। ध्वनि का तारत्व यह तय करता है या निर्भर करता है कि ध्वनि का तारत्व कितना है, उसी आधार पर ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। और यह जो तारत्व है यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जो बिल्ली की आवाज़ है उसका तारत्व कुत्ते के भौंकने की जो का तारत्व है उससे अधिक होती है, इसलिए जो बिल्ली की आवाज़ है वह पतली सुनाई देती है और कुत्ते की आवाज़ मोटी सुनाई देती है। तो कम तारत्व वाली ध्वनि मोटी सुनाई देगी, अधिक तारत्व वाली ध्वनि वह पतली सुनाई देती है। तो तारत्व के आधार पर भी ध्वनि मोटी या पतली के रूप में उसको विभाजित कर सकते हैं। प्रिय या अप्रिय ध्वनि। ध्वनि की गुणता उसके ध्वनि के प्रिय या अप्रिय होने का गुण प्रदर्शित करती है। ध्वनि की गुणता व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रिय होगी या अप्रिय होगी। ध्वनि की आवृत्ति के आधार पर अगर हम ध्वनि को वर्गीकृत करें तो या तो गुणों के आधार पर हमने वर्गीकरण किया, लेकिन अगर आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण करें तो ध्वनियाँ हमने कहा कि यह ध्वनियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें जो पहला प्रकार है वह है अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि एक प्रकार की है। अपश्रव्य ध्वनि की क्या विशेषताएं हैं? अपश्रव्य ध्वनि में इसमें जो कंपन करने वाली वस्तु होती है वह 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। मतलब 20 कंपन 1 सेकंड में जो ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु है जो कंपन कर रही है वह अगर 1 सेकंड में 20 कंपन से कम कंपन करती है तो वह कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग होती है, और इसे हम 20 हर्ट्ज कहते हैं। मतलब 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या 20 हर्ट्ज है अगर, तो वह अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है। यह तरंगें बहुत बड़े आकार वाली वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती हैं। जब बहुत बड़े आकार वाली वस्तुएं कंपन करती हैं तो उससे अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस अपश्रव्य तरंग वाली ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन कुछ जंतु जैसे हाथी, कबूतर यह अपश्रव्य ध्वनि को भी सुन सकते हैं। जैसे जब भूकंप से उत्पन्न ध्वनि होती है तो पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी कंपन करती है तो अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है। उस अपश्रव्य तरंग को जानवर या जो ये हाथी, कबूतर, बिल्ली, कुत्ता यह सब सुन लेते हैं, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है कि भूकंप उत्पन्न होने वाला है, विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी करते हैं। तो इन अपश्रव्य तरंगों वाली ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जो कि उसे सुन सकते हैं। दूसरी तरह की ध्वनि होती है आवृत्ति के आधार पर श्रव्य ध्वनि। इस आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं उसे हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, और इसे हम श्रव्यता परास के नाम से जानते हैं। 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज तक
आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंगें होती हैं उसे हम श्रव्यता परास के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी आवृत्ति की ध्वनियों को हम सुन पाते हैं, इसलिए इसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्यता परास के बाहर की आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते हैं, वह उसे स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तीसरी प्रकार की ध्वनि होती है पराश्रव्य ध्वनि, जिसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। यह उच्च तारत्व की ध्वनि होती है। इस ध्वनि को भी मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे कुत्ता, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली, यह पराश्रव्य ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। और जैसे अल्ट्रासाउंड में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह पराश्रव्य ध्वनि ही उत्पन्न करते हैं, उसी से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो यह ध्वनियों के प्रकार उनकी आवृत्ति के आधार पर थे। अब हम देखेंगे कि ध्वनियों का संचरण कैसे होता है। इसके लिए हम 3 माध्यम लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। हमेशा ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वह ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। कैसे होती है ध्वनि का संचरण ठोसों में? इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है कि मेज की दूसरी तरफ आपका कोई मित्र कान लगाए हो, उसके एक किनारे पे आप अगर चोट पहुंचाते हैं, आघात करते हैं, तो कैसे वह ध्वनि उसको सुनाई देती है। और जो ध्वनि का संचरण है वह ठोसों में भी होता है। यह हम इस क्रियाकलाप के माध्यम से जान सकते हैं। जब हम किसी ठोस वस्तु को हम चोट पहुंचाते हैं तो वह अगर दूसरी तरफ कोई कान लगाता है तो उसे वह ध्वनि सुनाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि ठोस में भी ध्वनि का संचरण होता है। द्रव में ध्वनि का संचरण, 2 पत्थर के टुकड़े लीजिए, उन्हें हाथ में रख करके आपस में टकराएं और आपको ध्वनि सुनाई देती है। और यही क्रियाकलाप हम पानी के अंदर करें, पानी की बाल्टी में भर करके और उसके भीतर जो है उन पत्थर के टुकड़ों को अगर हम टकराते हैं तब भी हमें यह ध्वनि सुनाई देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी होता है। तो ठोस में भी होता है और द्रव में भी होता है। वायु में ध्वनि का संचरण हम देख ही रहे हैं। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो सबसे पहले अपने निकट वाले वायु के कण में कंपन उत्पन्न करती है और यह कण धीरे धीरे आगे के कणों को कंपित करते हैं, जिससे यह हमारे कान के समीप के जो कण है उसमें भी कंपन उत्पन्न हो जाता है जब, तो वह ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है। और यह वायु में ध्वनि का संचरण होता है कणों के माध्यम से, एक कण से दूसरे कण, दूसरे से तीसरे कण। अगर क्रियाकलाप दिया गया है कि धातु तथा कांच का खाली गिलास लें, सूखा, इसमें छोटा सा सेलफोन जो पूरी तरह से गिलास के अंदर आ जाए रखें और किसी मित्र से इस सेलफोन पर फ़ोन करने के लिए कहें, तो क्या आपको घंटी सुनाई देती है? अब गिलास को अपने हाथ से पकड़ कर अपने मुंह के खुले सिरे से सटा लीजिए। पुनः अपने मित्र से इस पर फ़ोन करने का संकेत कीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ सुनने का प्रयास कीजिए। ये सारे क्रियाकलाप करने पे हमें यह पता चलता है कि ठोस, द्रव और वायु में तीनों में ध्वनि का संचरण होता है। लेकिन अगर कोई भी माध्यम नहीं है ठोस, द्रव, वायु और वहाँ पर निर्वात की स्थिति है, तो यह जो ध्वनि है वह निर्वात में उसका संचरण नहीं होता है। तो यह ध्यान रखेंगे कि ध्वनि के संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि किसी भी माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित हो सकती है। तो यह थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने ध्वनि के संचरण के बारे में पढ़ा और ध्वनि के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा कि ध्वनियाँ आवृत्ति के आधार पर, गुण के आधार पर कितने प्रकार की हो सकती हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज पढ़ाए गए टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो फ़ोन करके, कमेंट करके उसको हमसे क्लियर कर लें। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। शुभकामनाएं।